अपना ही घर छोड़कर चले गए, किराएदार से भी बुरी स्थिति हो गई। क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, अकल आदमी मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। आपके डीएनए पर सवाल उठाए गए, पार्टी की तरफ से कहा गया कि आपका डीएनए मॉडिफाइड हो गया है। और जिस तरीके से राज्यसभा में आपकी विदाई के दिन प्रधानमंत्री ने भावुकता भरा भाषण दिया, उन सबको जोड़कर कहा जा रहा है कि आपका रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री के हाथों में है, बीजेपी के हाथों में है, और आप एजेंट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी या बीजेपी से वो मिले हैं जो नरेंद्र मोदी का सपना पूरा किए। मैं नहीं हूँ, मुझे क्यों? पूरे हाउस में, लोकसभा में, पूरी दुनिया के सामने स्पीच करने के बाद उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं है तुम्हारे मुतालिक, हमारा दिल साफ है। वो मिले हैं कि मैं मिला हूँ है? और दूसरा, हमारी लोग में तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है पार्टी में, और बेचारे बच्चे जो आते हैं और जो ये डीएनए करता है वो खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर तक भी नहीं, उन्हें ब्लॉक में रहे डिस्ट्रिक्ट। ये स्टोरी प्लांट करने के लिए ही वो यहाँ तक पहुंचे हैं, मिनिस्टर भी पहुंचे, राज्यसभा में पहुंचे। उनका पार्टी का डीएनए क्या है किसी को मालूम नहीं, किस स्टेट से है वो मालूम नहीं है, किस डिस्ट्रिक्ट से है ये मालूम नहीं। पहले तो अपना वो डीएनए चेक कराएं, वो कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं। वो तो फ्रीलांसर थे कुछ साल पहले, 96-97-98 गवर्नमेंट में वो किस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे एज मुलाजम, हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, किसकी मुलाजम थे वो। तो उनका डीएनए चेक करें कि किस किस पार्टी में उनका डीएनए रहा। सामने जो हाउस में बैठकर बीजेपी को स्लिपें भेजता था और एज लीडर अपोजिशन में पहली स्लिप से देखता था, उनकी स्लिपें उसको आती थी, इनकी स्लिपें उसको जाती थी। दिन में तकरीबन 100 स्लिपों का उनके बीच में एक्सचेंज होता था। वो हमारा डीएनए चेंज करे। सबसे ज्यादा अफसोस तो यही है कि आउटसाइडर जिनको कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं, वो आरोप लगाएं तो हमें बहुत अरे सुनो, बोलने दीजिए भैया, आप भी तो कर सकते हो ये चीजें, तो सबके लिए बोलिए सर। तो वो हम पर आरोप लगाएं सामने कैमरास हैं, हाँ। और सब कोई दूसरा कांग्रेसी जिसने हमारे साथ काम किया है तो इसलिए। और मैं ये कह रहा था कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने मोदी साहब की एक स्पीच देखी, और अगर किसी को इतना अनपढ़ और जाहिल है कि उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वाज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी, तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया, फिर सीएम दिन भर फोन करते थे कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें
नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा। उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात, ये मेरे लिए नहीं, उस घटना का वो उसने बताया। पीएम मैंने कल दोबारा सुनी स्पीच, उसमें कहा कि जैसे इनके परिवार का कोई आदमी गुजर गया। तो वो उस घटना पर रो रहा था और मैं जब उसका ये सुना रहा था कि क्यों रोए ये, तो मुझे वो दृश्य याद आया, मैं भी रोना शुरू किया। तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया। हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें मारे गए थे उस दुखद घटना को याद कर रहे थे। तो इतने जाहिल हैं हमारे लोग जो ये चीज को, हमारी कांग्रेस पार्टी उसी दिन से फैला रहे हैं, लेकिन जो गले मिला उसके बारे में एक लफ्ज नहीं करें। अच्छा सुनिए, दूसरा, आप कम से कम अध्ययन करिए, आप पढ़े लिखे हो। उस दिन की सभी लीडरों का, शरद पवार से लेकर टीएमसी से लेकर सीपीआई सीपीएम से लेकर रीजनल पार्टीज के लीडरों के सुनिए, उनके कंटेंट्स भी सुनिए। उन्होंने रियल सेंस में उन्होंने तो उस पर रोया। इन लोगों ने क्या कहा है वो भी पढ़िए। सिर्फ मोदी को सिंगल राहुल गांधी कह दिया कि अरे सुनो जी, असली मोदी सब बहाना। इनकी आंखों में हम खटकते हैं जिस दिन से हमने वो G23 की लेटर, क्योंकि ये कहते थे कि हमको कोई लेटर लिखना नहीं चाहिए, हम तो कानून से पढ़े हैं, हम पार्टी सिक्योरिटी से पढ़े हैं, कांग्रेस जीरो भी आएगा तो भी कोई नहीं पूछेगा। जब हमने चैलेंज किया उनकी फंक्शनिंग का, वर्किंग का, हमारे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 25 साल से वर्किंग कमेटी नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमेटी नहीं हुआ, कमेटियां नहीं है, वो उस दिन से खटक रहा था। उसके बाद बहाने से बहाना करते करते इस स्टेज, और उसके बाद कई मीटिंगें हुई, एक सजेशन भी हम लोग उनके नहीं माने। हम लोगों ने तो उसी जब लेटर लिखा था, जब मिसेस गांधी के घर में मीटिंग हुई शाम को, 10 हमारे लोग 10, हमने तो उसी में स्पष्ट कर दिया था। मैं पौना घंटा बोला था और अपनी तरफ से सबको बोला था, हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें जनरल सेक्रेटरी नहीं चाहिए, हमें पार्टी प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, हमें AICC में कोई पद ही नहीं चाहिए। हम 23 अपने आप को ऑफर करते हैं। ये जो इलेक्शन आने वाले हैं 5, उनके लिए कैंपेन कमेटी अभी बनाई है और उस 23 में हम डालेंगे। तो आप कैंपेन कमेटी बनाते हो तब जब इलेक्शन खत्म हो गया होता है। हम अभी 5 महीने हैं, हमें आज बनाइए कैंपेन कमेटी का मेंबर, हम 23 और बाकी, हम 23 वाले खुद अपनी कैंपेन खुद करेंगे। कोई टिकट कांग्रेस का नहीं लेंगे, न जहाज का, न ट्रेन एकोमोडेशन का नहीं जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं लेंगे, हम मुफ्त अपने आप को डेलीगेट करते हैं। ये कौन सा गुना, ये हमने कांग्रेस बनाने के लिए ऑफर किया था कि मोदी को बनाने के लिए? वो नतीजा ये हुआ, वो कैंपेन कमेटी तो उस वक्त बनाने का, मैं इंदिरा गांधी के जमाने से स्टार कैंपेनर हूँ। 20 साल पहले तक उसको स्टार कैंपेनर नहीं कहते थे, उसको नेशनल कैंपेन कमेटी, उसका मेंबर होता था। जब मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट से, तब से मैं कैंपेन कमेटी का मेंबर होता था, तब मैं यंगेस्ट था, फिर स्टार कैंपेन। नतीजा ये हुआ कि बंगाल, असम और केरला, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कश्मीर को छोड़कर इन्हीं 3 स्टेटों में, 35% असम, 32% केरला, 29-30% बंगाल। तो पहली दफा 40 साल में मैं उस कमेटी का भी मेंबर नहीं था, 40 दफा पहले। और क्या आया? बंगाल में 0 आया, असम में चली गई और केरल में 60 साल के बाद हम हार गए। तो क्या उन्होंने पाया?
लेकिन अब तो आप लोग की बात मानी जा रही है ना, अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है अब। आजाद सर, यही सर आप अब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, आपकी बात मानी गई, कर सकते थे। अब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आप मीडिया को हो, आपको सिस्टम नहीं मालूम। इलेक्शन जब होता है उसके लिए एक मेंबरशिप ड्राइव होती है, जो पुराने वक्त में होती थी, इंदिरा गांधी के वक्त में, राजीव गांधी बोल रहे थे। अरे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अरे यार सद वो होता है कि गांव की आपको गांव में घर टू घर, हाउस टू हाउस जाना पड़ता है और उस मेंबर से फीस लेनी पड़ती है, उसके सिग्नेचर करानी पड़ती है, उसको मेंबरशिप करानी पड़ती है। शहरों में आपको मोहल्ले से मोहल्ले, तब लोग जुड़ जाते हैं, असली मेंबर आते हैं। ये क्या बनाया है हमारे खाना पूरी करने के लिए, ब्लॉक में बैठे वोटर लिस्ट दी और नाम डाल दिए 500 लोगों के और 500 लोगों के पैसे भर दिए, हो गया मेंबरशिप। वो नकली मेंबरशिप है, उसमें एक हिंदुस्तानी जुड़ा नहीं है। उस नकली मेंबरशिप पे आप फिर नकली कागज की बिल्डिंग बनाओगे, इतनी छत ब्लॉक से लेकर नेशनल लेवल तक, तो कागज की बिल्डिंग या तो आग से जल जाएगा या हवा से जल जाएगा। उसमें सीमेंट नहीं है कहीं, उसमें क्या करें आप लोग, ईंट नहीं है, दीवार नहीं है, तो ऐसे इलेक्शन से करने का क्या फायदा। ये फार्स है। नंबर 2, बैंक लूट गया, बैंक में कुछ नहीं है। अब जनरल मैनेजर चेंज करने से क्या, वो खिड़की और दरवाजे का, अलमारियों का बैंक जनरल मैनेजर हो गया ना, जब बैंक में नया पैसा नहीं है। कांग्रेस की हालत यही है कि कांग्रेसमैन कोई है नहीं, वो सब भाग गए दूसरी पार्टियों में नीचे। और ये हमें हमेशा कहते हैं कि भाई आप ये एल्डरली लोग सब मिला और सब नहीं जा रहे हैं। माधवराव सिंधिया का लड़का ज्योतिराव सिंधिया, उसका बाप मेरा दोस्त था, मेरा जितेंद्र जितिन भाई का लड़का, वो तो 40 का भी नहीं था, यूनियन मिनिस्टर था, वो ओल्ड था। आरपीएन सिंह, वो भी तो राजीव गांधी था। यहाँ राजस्थान वो क्या कहते हैं, हमारे हिमाचल का जो पहले ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था यूथ कांग्रेस का, और फिर राहुल जी ने उसको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, वो ओल्ड था, वो भी राहुल गांधी टीम थी। आपने अभी ये जो नए लड़के राजस्थान यहाँ गुजरात से लाए थे 30-30 साल के, वो ओल्ड थे, वो भी राहुल गांधी ने पिकअप किए थे, वो क्यों भाग गए। आपके आसाम की लड़की जो ऑल इंडिया महिला सुष्मिता देव, ऑल इंडिया, उसके बाप हमारे कुलीग थे, वो राहुल गांधी की कुलीग थी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट होकर वो भागी। तो सबसे ज्यादा तो भागे हैं वो राहुल टीम भागी है। हम तो राहुल टीम नहीं थे, तो हम तो इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी टीम थे। हम तो अब अपनी पार्टी बनाई, हम भागे नहीं। टीम तो सबसे राहुल गांधी टीम भागी है, और वो जब कुछ उसकी उम्र के हैं, कुछ उसकी। अध्यक्ष तो अभी भी राहुल नहीं बनेंगे सर। क्या भविष्य आप देखते हैं कांग्रेस का और राहुल गांधी का? आपने टारगेट किया है राहुल गांधी को, क्या भविष्य आप देखते हैं सर उनका और कांग्रेस का? अरे जो लीडर है उसी को टारगेट करो। क्या भविष्य देखते हैं आप कांग्रेस का और राहुल गांधी का? आप क्या आप सर कहा जा रहा है कि राज्यसभा की सीट मसला की बहुत सारे लोग इसलिए गए, और आप इस आर्ग्यूमेंट को कैसे लेते हैं? कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा आपको नहीं दिया, सीट नहीं दी गई, इसलिए नाराजगी। अगर आप अपने में कुछ अधिकार करते, जब हमने G23 लेटर लिखे थे, उस वक्त में लीडर अपोजिशन था, उस वक्त 1 साल मेरे को पार्लियामेंट में, तो अगर मुझे खुश करना होता 1 साल के आने के बाद में एमपी हूँ, तो मैं लेटर क्यों लिखता? मैंने ना एलओपी की मुझे ड्रॉप कर सकते थे, न मैंने एलओपी की परवाह की, न अगले साल राज्यसभा इलेक्शन होगा 1 साल बाद, न उसकी परवाह की। सवाल कहाँ है? फिर तो लड़ाई क्यों लेते? तो हमने कांग्रेस पार्टी, ये तो कांग्रेस का कहना है, हम तो तभी कह चुके हैं हमें कुछ चाहिए नहीं। 23 लोगों ने हमें कहा उस मीटिंग में दिसंबर में, हमें कुछ नहीं चाहिए, वी हैड मेड इट क्लियर। तो टिकट कहाँ से आ गया?
सर अशोक गहलोत अगर बनते हैं अरे नहीं सर, नई पार्टी, सर आप जो नई पार्टी बनाने वाले हो, आजाद सर जो नई पार्टी बनाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। नेशनल पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव लड़ेंगे आगे जम्मू कश्मीर? ये सवाल ले लेना, तो इम्पोर्टेंट सवाल है सर आपने कहा कि नई पार्टी बनाएंगे, आपने कहा कि G23 का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, आपने 2 साल पहले पत्र लिखा था, नई पार्टी बना के के साथ आप सरकार बनाए। ये तो चुनाव हो गया जम्मू कश्मीर का। लोकसभा के चुनाव में क्या कांग्रेस के साथ आप बीजेपी के खिलाफ होंगे या फिर दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे राष्ट्रीय नई पार्टी पर? बताइए। देखो, हमें पूरी कंट्री से मैसेजेस आते हैं कि नेशनल पार्टी बनाओ। मैंने अभी उसको लेकिन मांग है लोगों की बनाओ जो न बीजेपी में जाना चाहते हैं, जो न किसी रीजनल पार्टी में जाना। सर इस तरफ देखिए, हार्डकोर लोग हैं। हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी लेकिन आइडियोलॉजी तो नहीं छोड़ी। मैं तो कॉलेज और स्टूडेंट लाइफ में नेहरू, गांधी और कांग्रेस पार्टी को पढ़ चुका हूँ। आइडियोलॉजी हमारी स्कूल से वो है। पार्टी एक होती है और आइडियोलॉजी अलग है। आइडियोलॉजी हमारी चेंज हुई। नाम मैं बदल सकता हूँ लेकिन खून तो नहीं बदल सकता हूँ, इंसान तो शक्ल तो नहीं बदल सकता, दिमाग तो नहीं बदल सकता। तो आइडियोलॉजी अपनी है जो हमारी आइडियोलॉजी की मानने के लिए है, लेकिन उनको लगता है कि कांग्रेस में कुछ होने वाला है। हाँ? हर दिन नीचे सिंक होते जा रहे हैं। तो कुछ और विकल्प ले जो किसी पार्टी से ले, वो विकल्प को बेचारे परेशानी में ढूंढ रहे हैं। एक उनको लगता है ये भी विकल्प है, हम उसमें कितना सफल होंगे मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग कांग्रेस से, वो कोई विकल्प छोटा सा हो उसमें भी जाने के लिए। लेकिन ये अभी उसमें टाइम है। नेशनल पार्टी को एकदम रिसोर्सेज होने चाहिए, बाकी होने चाहिए, लोग होने। लेकिन जम्मू कश्मीर क्योंकि कभी भी इलेक्शन किसी मोमेंट होगा, तो जम्मू कश्मीर का तो हम तुरंत अभी दौरा भी शुरू करेंगे। कब जाएंगे सर, कब नई पार्टी ऐलान करेंगे? नहीं, पार्टी किस दिन ऐलाएंगे, लेकिन मेरे अपने टूर शुरू हो गए। जब बनाएंगे पार्टी तो वो दुनिया को पता चलेगा। सीएम फेज आप ही होंगे सर आपकी पार्टी का? आपकी पार्टी का सीएम असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे सर जम्मू कश्मीर में? वो सीएम अभी कहाँ बनेगा, अभी तो सगाई कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, अभी बच्ची का नाम मत पूछो। नौबत आई तो क्या बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं सर? इसको लेके आप पर हमले भी हो रहे हैं, क्या बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं जम्मू कश्मीर में? तो सर इस पर क्लैरिफाई करिए सर। 21 अगस्त को जो है बीजेपी से अलायंस, सर क्या बीजेपी से आप अलायंस कर सकते हैं कभी? आपके जम्मू कश्मीर या देश के लिए जरूरत पड़ी कभी तो सर प्रधानमंत्री मोदी से बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं? देखो, कांग्रेस में तो अनपढ़ों की जमात और खासकर ये जो बैठे हैं क्लर्कल काम और प्लांट करने वाले, वो कांग्रेस में कभी नहीं रहे हैं। उनका काम है प्लांट करने के लिए, उसी की खाते हैं, उसी में एमपी बनते हैं, उसी में कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं और उसी में चेयरमैन बनते हैं कमेटी। ABC जिसको जम्मू कश्मीर का मालूम है, मैं बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 वोट नहीं बढ़ा सकते, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आधा वोट नहीं बढ़ा सकते। ये अगर किसी को जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स मालूम है, उसका मालूम है। जो ये कहते हैं कांग्रेस और गुलाम नबी ये हो जाएंगे चीफ मिनिस्टर, उसका मालूम है कि उनका दिवालिया निकल गया है, उनको जम्मू कश्मीर के मालूम नहीं है। हमारी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, उनकी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, और वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी आपको मालूम है? सर पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है? अरे पोस्टपोन किसको आता है? जी, पार्टी में दूसरी पार्टियां भी तो हैं, मैं अकेली पार्टी हूँ, मैं तो अभी जन्म ही ले रहा हूँ। तो उस वक्त क्या स्थिति होगी? अभी यह है जो कांग्रेस, देखो इन 1 साल में हमारे 3 सिटिंग MLA भाग गए, जिनमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे। हमारे 90% डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाग गए इस 1-1.5 साल, 90%। हमारे दूसरे, इससे पहले हमारा जो ग्रुप था वही बचा। मैंने मिसेस गांधी को बताया कि आपके लोग कहते हैं इनडिसिप्लिन, हमको बधाई दे दो कि वो दूसरी पार्टी में जाने वाले थे, मेरे इनडिसिप्लिन की वजह से मेरे साथ तो रहे, वरना वो भी दूसरी तरफ जाने वाले थे। तो ये एटलीस्ट कांग्रेस को मानने वाले, यही कारण है कि जिला परिषद
और ब्लॉक समिति के 99% मेरे साथ आ गए, क्योंकि उनको मालूम है कि संगठन को बचा नहीं सकता है या लीडरशिप नहीं होती। वो 99% मेरे गए बगैर ही आया, और मिनिस्टर्स और एक्स MLA MLC वो 80% मेरे साथ आ गए। 6 MLA हमारे बच्चे थे अभी सिटिंग मतलब डिसऑर्डर असेंबली, बाकी तो भाग गए थे। उनमें से 6 में से 5 हमको आए और 6 PCC प्रेसिडेंट। तो मैं नहीं होता तो ये जो 5 थे ये बीजेपी तो नहीं जाते, ये दूसरी पार्टी में जा रहे थे। तो मैंने उनको रोका, कहा आप नहीं कांग्रेस में नहीं रहना। मैंने कहा आप कहीं नहीं जाओ, मैं अलग पार्टी में। कहा फिर हम रुकेंगे। तो ये हमने कांग्रेस को मानने या कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानने वालों के लिए बनाई, वरना मैं अगर कल इनके जाने के बाद जम्मू एयरपोर्ट पे जाता तो एयरपोर्ट पे रिसीव करने वाला कोई, क्योंकि इस तरह की लीडरशिप कांग्रेस देती है स्टेटों में, वो लोग भगाने की मशीन होते हैं, लोग जोड़ने की मशीन नहीं होती। अच्छा, आपने चिट्ठी लिखी है, इतना लंबा सफर था, उसका रेजिग्नेशन लेटर लिखा, काफी तीखा था, आपको क्या कहना था? कांग्रेस का और राहुल गांधी का भविष्य क्या देखते हैं आप? रेजिग्नेशन लेटर लिखा, उसमें आपको क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस छोड़ो और राहुल गांधी का सुनो सर, रेजिग्नेशन लेटर जो लिखा वो तीखा था, अब तो लंबा सफर था। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। दैट वाज टिप ऑफ द आइसबर्ग लेटर। सर, संगठन चुनाव के बाद कुछ बदलेगा कांग्रेस में, आपको लगता है? भविष्य कहाँ जाते दिखते हैं? मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरी दुआ से कांग्रेस नहीं ठीक होती, उसके लिए दवा चाहिए, और उसके लिए जो डॉक्टर है वो कंपाउंडर है, उसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट है।